निश्चित रूप से वू झैंगकोंग हेवेनडो सार्वजनिक कब्रिस्तान में जाकर ही रुके। बाहर दीवारों के ऊपर से झांकती जो हरियाली दिख रही थी वो दरअसल उसी कब्रिस्तान का हिस्सा थी। कब्रों के बीच बड़े बड़े पेड़ सुव्यवस्थित रूप से लगाए गए थे। वो झैंगकोंग की चोगे जैसी पोशाक उनके पीछे हवा में लहरा रही थी और वो मानो किसी भटकी हुई आत्मा की तरह अंदर जा रहे थे। ये तांग वुलिन का पहली बार ऐसे स्थान में प्रवेश था, इसलिए उसकी निगाहें चारों ओर भटकने लगी। वहां बहुत कम लोग थे जो अपने दिवंगत परिजनों को सम्मान देने आए थे। मानो किसी अदृश्य शक्ति के वश में होकर वो झैंगकोंग चलते रहे, जब तक कि वे कब्रिस्तान के केंद्र से थोड़ी दूर एक कब्र के सामने नहीं पहुंच गए। कब्र का पत्थर ऊंचा था और उस पर कुछ सरल शब्द लिखे थे। लोंग बिंग की कब्र। लोंग बिंग? ये तो किसी लड़की का नाम लगता है। आखिर कौन? यहीं रुकना। तांग वुलन की ओर मुड़कर बोलते समय वो झैंगकोंग की ठंडी आवाज में दुर्लभ कोमलता उतर आई थी। ठीक है। तांग वुलन विनम्रता से एक ओर खड़ा हो गया। अब वो झैंगकोंग एक सफेद कपड़ा लेकर कब्र की सफाई करने लगे। उनके हर स्पर्श में अपार कोमलता थी, मानो वो अपने किसी सबसे प्रिय अस्तित्व को छू रहे हों। कब्र बिल्कुल गंदी नहीं थी, बस हल्की सी धूल की एक परत थी। कुछ ही क्षणों में वो चमक उठी, मानो सफेद जेड सी जगमगा रही हो। आसपास की अन्य कब्रों की तुलना में ये स्पष्ट रूप से अधिक उजली दिखने लगी। वो झैंगकोंग के चेहरे पर उभर आई कोमलता ने पिछली सारी उदासी और पीड़ा को ढक लिया था। वे मानो तंद्रा में थे, एक शब्द बोले बिना बस उस कब्र को बड़े प्यार से पोंछते रहे। हालांकि तांग वुलिन मदद करना चाहता था, पर उसे महसूस हुआ कि इस क्षण में उसे अपने शिक्षक को बाधित नहीं करना चाहिए। उसके मन में एक अजीब दबाव सा महसूस हुआ। पूरे 1 घंटे तक पूरी निष्ठा से सफाई करने के बाद वो झैंगकोंग अंततः सीधा खड़े हुए और कब्र की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में वो प्रेम और कोमलता झलक रही थी जो तांग वुलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मानो बसंत की हवाएं उनके चेहरे पर मुस्कान उकेर गई हों। चारों ओर एक गर्माहट सा वातावरण फैल गया। तुम्हें सफ़ेद रंग पसंद था, इसलिए आज मैंने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। तुमने कहा था तुम्हें मेरी मुस्कान अच्छी लगती है, इसलिए अब मैं केवल तुम्हारे लिए मुस्कान रखूंगा। बिंगर, अगली दुनिया में कैसी हो? धीरे से बोलते हुए वो अपनी उंगलियों से लोंग बिंग नाम की नक्काशी को सहलाने लगे। उनकी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरा, सिर्फ एक शांत हल्की मुस्कान थी। कब्रिस्तान से निकलते निकलते शाम हो चुकी थी। अब तक वू झैंगकोंग पुनः अपने सामान्य ठंडे रूप में लौट आए थे और तांग वुलिन भी कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाया। वो बस चुपचाप पीछे पीछे चलता रहा। लोंग बिंग, क्या वे शिक्षक वू की कोई रिश्तेदार थी या वो प्रेमिका जिनकी बात शिए करता रहता है? वू झैंगकोंग बिना कुछ बताए हेवेनडो शहर की ओर लौट चले। शहर की गरमाई हुई रोशनी से भरी सड़कों पर भीड़ भाड़ थी। दुकानें पहले ही खुल चुकी थीं और तेजी से व्यापार चल रहा था। हालांकि वो झैंगकोंग फिर से सामान्य दिख रहे थे, लेकिन तांग वुलिन की नज़र में उनकी छवि हमेशा के लिए बदल चुकी थी। शिक्षक वो वास्तव में ठंडे इंसान नहीं है। उन्होंने कहा था कि उनकी मुस्कान सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए है। डिनर में क्या खाना चाहते हो? वो झैंगकोंग ने तांग वुलिन से पूछा। है, कुछ भी चलेगा। तांग वुलिन किसी भी खाने से खुश हो जाता था। वो झैंगकोंग ने सरलता से निर्णय लिया, चलो नूडल्स खा लेते हैं, बहुत स्वादिष्ट नूडल्स। तांग वुलिन उत्सुक हो गया। वू झैंगकोंग ने किसी भोजन को स्वादिष्ट कहा था जो उनके स्वभाव से बिल्कुल उलट था। ये नूडल्स सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। तांग वुलिन ने अपने 10वें कटोरे को खत्म करते हुए 10वीं बार थोचा। नूडल्स बिल्कुल सही तरीके से पके हुए थे और गाढ़े सूप के साथ उनका स्वाद अद्भुत था। ऊपर से बस कुछ मीटबॉल और सब्जियां, पर स्वाद असाधारण। वू झैंगकोंग ने केवल एक कटोरा ठाया, पर हर नूडल को मानो किसी अनमोल व्यंजन की तरह चखा। उनके भीतर की वही कोमलता फिर से आंखों में झलक आई। वे मुस्कुरा नहीं रहे थे, पर आंखों की नरमी और उनका आकर्षक चेहरा दुकान में आने वाली हर महिला का दिल पिघलाने के लिए पर्याप्त था। कई साहसी महिलाएं तो उनसे बात करने भी आ गईं, और हर बार वू झैंगकोंग का एक ही सबसे घातक उत्तर होता। वे शांत भाव से तांग वुलिन की ओर देखते और कहते, ये मेरा बेटा है। बेटा?
दोनों में जरा भी समानता नहीं थी, विशेषकर तांग वुलिन की बड़ी प्यारी आंखों और वू झेंगकोंग की तेज संकरी ठंडी आंखों की तुलना करने पर। फिर भी कोई महिला उनके पिता पुत्र के रिश्ते पर संदेह नहीं कर पाती थी। तांग वुलिन ने भी विरोध नहीं किया, वो बस वू झेंगकोंग के बदलते भाव देखता रहा। उसे समझ आ रहा था कि आज का वू झेंगकोंग उसके जाने पहचाने वू झेंगकोंग से अलग था। 6 महीने तक उनके साथ साधना करने के बाद तांग वुलिन समझ गया था कि वू झेंगकोंग का हृदय उतना ठंडा नहीं है जितना वो दिखता है, बल्कि भीतर से वे प्रेम और दया से भरे व्यक्ति हैं। सुबह कब्रिस्तान जाकर तांग वुलिन के मन में जो हल्की सी दहशत पैदा हुई थी, बाद के व्यवहार ने उसे पूरी तरह मिटा दिया। शिक्षक वू वास्तव में दयालु हैं। उन्होंने किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोया है। थोड़ी देर बाद नूडल दुकान में एक और दृश्य सबको चौंकाने वाला था। एक बच्चे के सामने कटोरों का पहाड़ लगा था और दूसरी ओर बैठे आकर्षक युवक के सामने सिर्फ एक कटोरा। वो हर नूडल को ऐसे खा रहे थे जैसे वो दुनिया का सर्वोत्तम व्यंजन हो। ऐसी अनोखी जोड़ी देखने वालों का ध्यान खींच ही लेती थी। चलते हैं। खाना खत्म करने और पैसे देने के बाद वू झेंगकोंग तांग वुलिन को सराय की ओर ले गए। जाकर ध्यान साधना शुरू करो, कल सुबह जल्दी उठना है। चेहरा धोने के बाद वू झेंगकोंग तुरंत बिस्तर पर बैठ गए और ध्यान करने लगे। तांग वुलिन भी उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। वो धीरे से खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। गहरी रात थी, पर हेविंडो अभी भी रोशनी और चहल पहल से भरा हुआ था। तांग वुलिन को ये शहर ईस्ट सी शहर से कहीं अधिक पसंद था। वहाँ गगनचुंबी इमारतों का ठंडा समूह था। यहाँ इतिहास था, संस्कृति थी और सबसे अहम मानवीय गर्माहट थी। हालांकि वो अभी बहुत छोटा था, वो समझ नहीं पाता था कि ये सुखद एहसास शहर की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति और इतिहास से पैदा हो रहा था। भोर की उस घड़ी में जब आसमान काले से गहरे नीले की ओर बढ़ रहा था, वो झेंगकोंग ने तांग वुलिन को जगा दिया। तांग वुलिन को स्पष्ट महसूस हो रहा था कि मिस्टीरियस हेवन मेथड सामान्य साधना पद्धतियों से कहीं अधिक प्रभावी थी। पहली साधना में वो गहन ध्यान में गया था और शरीर को शुद्ध किया था, और दूसरी साधना में उसकी आत्मिक शक्ति नोटिसेबली बढ़ गई थी। उसकी सोल पावर और शरीर एकदम सामंजस्य में आ गए थे। रक्त रेखा के कारण जो बेचैनी पहले होती थी, वो अब बिल्कुल नहीं थी। शरीर की ताकत नहीं बढ़ी थी, पर उसकी मजबूती निश्चित रूप से बढ़ गई थी। चलो, तांग वुलिन जल्दी से उनके पास पहुंचा। अगले ही क्षण वू झेंगकोंग ने उसका हाथ पकड़ा, एक तेज हवा चली और दोनों सराय की छत पर पहुंच गए। वू झेंगकोंग ने पीछे से तांग वुलिन का सिर थाम लिया। 2 उंगलियां जबड़े पर, अंगूठे कनपटियों पर और बाकी 3 उंगलियां चेहरे के कई एक्यूपंक्चर बिंदुओं पर दब गईं। मेरी सोल पावर का प्रवाह महसूस करो। जल्द ही मैं तुम्हें पर्पल डीमन आइज का अभ्यास कराऊंगा। मिस्टीरियस हेवन मेथड के अनुसार सांस लो, पूर्व दिशा में देखो। हर सुबह क्षितिज पर पहले सफेद उजाला आता है, फिर उसके बाद हल्की सी बैंगनी की। टांग सेक्ट की पर्पल डीमन आइज इस बैंगनी की को अवशोषित कर दृष्टि और मानसिक शक्ति को बढ़ाने की कला है। समझे? समझ गया। ये बात तांग वुलिन के लिए कठिन नहीं थी। वू झेंगकोंग की उंगलियों से सोल पावर की महीन धाराएं तांग वुलिन के चेहरे के बिंदुओं में प्रवेश करने लगी। उसका चेहरा तुरंत तरोताजा हो गया, मानो किसी ठंडे निर्मल झरने में चेहरा धो रहा हो। ये एहसास बयान से परे था। इसी बीच उसकी दृष्टि तीव्र होने लगी। वो दूर तक पहले से कहीं स्पष्ट देख पा रहा था। पूर्ण एकाग्रता के साथ उसने वू झेंगकोंग के सोल पावर के प्रवाह को याद कर लिया। अब अपनी सोल पावर को एकत्र करो और मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करो। मिस्टीरियस हेवन मेथड के अनुसार स्थिर होकर सांस लो, वू झेंगकोंग ने कहा। तांग वुलिन ने तुरंत वैसा ही किया। वो पहले से ही अभ्यास से परिचित था और वू झेंगकोंग की मदद से जल्द ही उसने पर्पल डीमन आइज के लिए आवश्यक सोल पावर का प्रवाह शुरू कर दिया। उसी क्षण क्षितिज पर सफेद उजाले की हल्की लकीर उठी और पहली बार तांग वुलिन ने सुबह की बैंगनी किरण को महसूस किया। अचानक वो बैंगनी प्रकाश उसकी आंखों में भर गया। एक गर्माहट उसमें फैल गई। तारण तो वो नहीं जानता था, पर आंसू उसकी आंखों में भरने लगे, लेकिन बहने के बजाय चमकते हुए बस एक पतली परत की तरह आंखों पर टिक गए। वो अवर्णनीय सुख और गर्माहट उसकी आंखों में समा गई, आंखों की गहराइयों में और उन छोटे छोटे बिंदुओं में जो उन्हें नियंत्रित करते थे। भले ही उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसकी दृष्टि की स्पष्टता में आया परिवर्तन बिल्कुल स्पष्ट था। ये वाकई एक अद्भुत नेत्र साधना विधि है, सच में टैंग सेक्ट की गुप्त विधियों में से एक कहलाने योग्य। बैंगनी ऊर्जा जितनी तेजी से आई थी, उतनी ही जल्दी विलीन भी हो गई। ये सचमुच क्षणभंगुर थी।
वू ज़ैंगकोंग टांग वुलिन के ठीक पीछे खड़े होकर अंत तक पर्पल डीमन आइज विधि के अनुसार उसकी सोल पावर को निर्देशित करते रहे। क्षितिज पर हल्की रोशनी फैल चुकी थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठते हुए अंधेरे को मिटा रहा था। भोर का अल्पकालिक संध्या क्षण समाप्त होते ही वू ज़ैंगकोंग ने अपने हाथ हटाए और टांग वुलिन को विधि के रहस्यों को पूरी तरह आत्मसात करने दिया। हो गया। अब से हर सुबह बैंगनी ऊर्जा को अपनी आंखों में खींचना और तुरंत आधे घंटे तक साधना करना। पर्पल डीमन आइज को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए समय और निरंतर अभ्यास चाहिए। शुरुआत में प्रगति तेज होगी, लेकिन जल्द ही कठिनाई बढ़ेगी और एक समय पर ठहराव आ जाएगा। अब कैसा महसूस हो रहा है? वू ज़ैंगकोंग ने कहा। टांग वुलिन ने सिर हिलाया। गर्माहट और आराम जैसा। मेरी नज़र पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई है। रंग भी अधिक चमकीले लग रहे हैं। वू ज़ैंगकोंग की आंखें अविश्वास से फैल गई। सच में ऐसा महसूस हो रहा है? तुम बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे? टांग वुलिन ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, सचमुच ऐसा ही लग रहा है। धन्यवाद शिक्षक वू। एक अजीब सी भावना वू ज़ैंगकोंग के मन में उमड़ पड़ी। उन्हें साफ याद था कि जब उन्होंने पर्पल डीमन आइज सीखना शुरू किया था तो इस स्तर तक पहुंचने में उन्हें आधा महीना लगा था। क्या ये बच्चा पर्पल डीमन आइज के लिए स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है? ये पहली बार साधना कर रहा है, फिर भी इतनी प्रगति? टांग वुलिन की बड़ी चमकीली आंखों में झांककर वू ज़ैंगकोंग बस सिर हिलाकर रह गए। अभ्यास जारी रखना। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लेना। चलो नीचे चलते हैं। दोनों ने जल्दी से नहा धोकर नाश्ता कर लिया। सौभाग्य से जिस सराय में वे ठहरे थे वहां बुफे स्टाइल का नाश्ता मिलता था, लेकिन टांग वुलिन जैसे प्यारे बच्चे को भी वहां ज्यादा देर स्वागत नहीं मिला। उसकी भयानक भोजन क्षमता ने सबको चौंका दिया था। टांग वुलिन के बारे में ये कहानी कोई नई नहीं थी। शिक्षक वू, आज हम क्या करने वाले हैं? टांग वुलिन ने उत्सुकता से पूछा। आज तुम कमरे में ही पर्पल डीमन आइज की साधना करोगे। ये विधि भले ही बैंगनी ऊर्जा न हो, फिर भी तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति के लिए उपयोगी है। ओह ठीक है। टांग वुलिन का उत्साह बैठ गया। वो वू ज़ैंगकोंग के साथ शहर घूमने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे कमरे में साधना का आदेश मिला। टांग वुलिन ने कभी नहीं सोचा था कि ये क्रम पूरे आधे महीने तक चलेगा। हर सुबह वू ज़ैंगकोंग उसकी साधना देखभाल करते, ज़रूरत पड़ने पर मार्गदर्शन देते और फिर अकेले ही किसी अनजान काम के लिए बाहर चले जाते। आराम कहाँ था? टांग वुलिन तो ऊब और उदासी में घिरने लगा था। भले ही उसका स्वभाव स्थिर था, पर वो अभी बच्चा ही था। ऐसे भव्य शहर में आकर भी बाहर ना घूम पाना ये स्वाभाविक रूप से निराशाजनक था। और तो और वू ज़ैंगकोंग ने उसे ध्यान करने से भी मना कर दिया था। उसे केवल पर्पल डीमन आइज पर ही ध्यान केंद्रित करना था। ये एक रस जीवन अत्यंत उबाऊ था। सौभाग्य से उसकी तीव्र प्रगति ही उसके मनोबल का सहारा थी। लगता था कि वो केवल पर्पल डीमन आइज ही नहीं, बल्कि मिस्टीरियस हेवन मेथड के साथ भी अत्यंत अनुकूल था। दोनों टैंग सेक्ट विधियों में उसका अभ्यास सहज और तेजी से आगे बढ़ रहा था। मिस्टीरियस हेवन स्थिर हो चुका था, गति तेज नहीं थी, पर पहले से बेहतर थी। टांग वुलिन की सबसे बड़ी खोज ये थी कि वो मिस्टीरियस हेवन से अपनी सोल पावर को संघनित कर सकता था। भले ही मात्रा न बढ़ी हो, पर उसकी सोल पावर बेहद संघनित हो गई थी। वू ज़ैंगकोंग ने कहा था कि जितनी अधिक शुद्ध और संघनित सोल पावर होगी, भविष्य में उतना ही दूर तक पहुंचा जा सकेगा। और यही बात टांग वुलिन के भीतर प्रेरणा बन गई। पर्पल डीमन आइज की उसकी साधना आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। आधे महीने में ही वो इसके प्रथम स्तर तक पहुंच गया था। विधि के अनुसार सोल पावर चलाने पर संसार मानो धीमा हो जाता। हर छोटी से छोटी गति, हर विवरण, सब कुछ बेहद स्पष्ट दिखाई देता। उदाहरण के लिए धूप में तैरते धूल के कण अलग अलग दिखाई देने लगे। दूर के पेड़ों की पत्तियों की महीन शिराएं भी नजर आने लगी। ऐसे परिणाम न होते तो टांग वुलिन इतना एक रस अभ्यास न सह पाता। आज हेवन डू सिटी में उनका 15वां दिन था और वू ज़ैंगकोंग ने उसे केवल पहले दिन ही घुमाने ले गए थे। बाकी समय वो कमरे में कैद साधना करता रहा। लेकिन इस बार पर्पल डीमन आइज की साधना पूरी करके नाश्ता करने के बाद वू ज़ैंगकोंग ने आखिरकार वे शब्द कहे जिनकी टांग वुलिन को प्रतीक्षा थी। चलो, आज तुम मेरे साथ चल रहे हो। सचमुच? शिक्षक वू, हम कहाँ जा रहे हैं? टांग वुलिन खुशी से उछल पड़ा। वू ज़ैंगकोंग ने मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें इन 14 दिनों की साधना बहुत उबाऊ लगी? टांग वुलिन एक पल चौंका, फिर ईमानदारी से बोला, शुरू में हाँ, लेकिन अभ्यास बढ़ने के साथ ठीक लगने लगा।
पर्पल डीमन आइज से अब मैं बहुत सी चीजें देख पाता हूँ जो पहले नहीं दिखती थी। वू ज़ेंगकोंग ने सिर हिलाया। याद रखना, साधना दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए है। शक्ति ही हर चीज की आधार है। अभी किया गया प्रयास भविष्य की किसी भी त्रासदी को रोकने के लिए है। टांग वुलिन इन शब्दों को पूरी तरह समझने के लिए अभी छोटा था, लेकिन वू ज़ेंगकोंग की आंखों में वही भावना झलक रही थी जो उसने कब्रिस्तान में देखी थी। उसने इन शब्दों को अपने मन में गहराई से अंकित कर लिया। चलते हैं। वू ज़ेंगकोंग आगे बढ़े, टांग वुलिन उनके पीछे पीछे। इस बार वे उपनगर नहीं, बल्कि सीधे शहर के केंद्र की ओर बढ़े। 2 घंटे पैदल चलकर वे एक प्राचीन उद्यान के सामने पहुंचे। ऊंची धब्बेदार दीवारें और लाल रंग की द्वार, बिना किसी नाम या चिन्ह के। वू ज़ेंगकोंग ने बिना संकोच आगे बढ़कर दरवाजे पर हाथ रखा, ठीक वही गति जो उन्होंने डैज़लिंग एरा टैंक सेक्ट में की थी। हल्की रोशनी चमकी, बीप की आवाज आई और द्वार खुल गया। वे अंदर चले गए। द्वार शांतिपूर्वक बंद हो गया। भीतर का स्थान बिल्कुल प्राचीन लगता था, मानो समय ने इसे छुआ ही ना हो। किसी भी सोल टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। तुम उसे ले आए? एक गहरी आवाज गूंजी और एक मोटे छोटे गंजे वृद्ध व्यक्ति भवन से बाहर आए। वे लगभग मानसल पर्वत जैसे लग रहे थे। वू ज़ेंगकोंग ने इस वृद्ध के सामने अपना अहंकार त्याग दिया और झुककर अभिवादन किया। ब्रांच मास्टर्स आओ, अंदर आओ। क्या ये सचमुच टैंक सेक्ट की शाखा है? टांग वुलिन स्तब्ध रह गया। अंदर प्रवेश करते ही वो मंत्रमुग्ध हो गया। दोनों ओर विशाल मूर्तियों की 2 पंक्तियां खड़ी थीं, 10 मीटर से ऊंची, जिनसे भव्यता झर रही थी। बाहर से भवन 1 मंजिला और 5 मीटर ऊंचा दिखता था, लेकिन भीतर का क्षेत्र 30 मीटर से भी ऊंचा था, जैसे भीतर का क्षेत्र बाहर से कहीं बड़ा हो। ये मूर्तियां पुरुष और महिलाएं थीं, सब 20 की उम्र के, अपने अपने मार्शल आर्ट्स के साथ। अचानक टांग वुलिन की नज़र एक पहचानी आकृति पर पड़ी। बाईं और तीसरी मूर्ति एक मीठी मुस्कान वाली सुडौल युवती, जिसके बाएं हाथ में 3 पैरों वाला कड़ाहा और दाहिने हाथ में बांसुरी थी। क्या ये वही लड़की नहीं है जिसे मैं हॉल ऑफ हीरोज में लड़ा था? लेकिन ये मूर्ति तो उससे कहीं अधिक परिपक्व दिख रही है। जिस लड़की से मैंने मुकाबला किया था, वो तो अभी केवल एक छोटी बच्ची थी। क्या ये फ्लूट कॉल्ड्रन डॉलुओ शियाओ शियाओ नहीं है? वो स्पिरिट पगोडा के संस्थापक की पीढ़ी की श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की सदस्य थी और उसके कई उपाधियों में से एक ये भी थी। उसके 3 साइकिल सोल कॉल्ड्रन और 9 फीनिक्स फ्लूट जैसे जुड़वा मार्शल सोल अपनी अद्भुत शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। तो क्या बाकी मूर्तियां भी उसी पीढ़ी के श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की हैं? इन सभी कथाओं को याद करते ही जो उसके हृदय में गहराई तक अंकित थीं, टांग वुलिन का उत्साह उमड़ पड़ा। सबसे प्रसिद्ध थे श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की पहली पीढ़ी, विशेष रूप से 1000 हैंड्स डॉलुओ तांग सान, जो श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के नेता और तांग संप्रदाय के संस्थापक थे। उसके बाद आई वो पीढ़ी जो 10,000 वर्ष पहले अस्तित्व में थी, स्पिरिट आइज डॉलुओ हुओ यूहाओ की पीढ़ी, जो स्पिरिट पगोडा के संस्थापक थे। उन्होंने तांग संप्रदाय को उसकी टूटती गिरती अवस्था से पुनर्जीवित कर उसकी प्राचीन महिमा लौटा दी। उसी दिन से तांग संप्रदाय विश्व में फिर से तेजस्वी प्रकाश की भांति चमकने लगा। हालांकि उनकी उपलब्धियां असाधारण थीं, लेकिन संघ का उन पर दृष्टिकोण उतना अनुकूल नहीं था। आखिरकार स्पिरिट आइज डॉलुओ ने ही अपने साथियों के साथ सन मून साम्राज्य को शांति संधि पर मजबूर किया था। यहाँ तक कहा जाता है कि अगली पीढ़ी का महान सम्राट वास्तव में स्पिरिट आइज डॉलुओ का अवैध पुत्र था। सत्य यह था या नहीं, कोई नहीं जानता। शियाओ शियाओ के बगल वाला ये व्यक्ति कैटो होगा, सही? और वहां आगे वाली मूर्तियां रहस्यमयी अंडरवर्ल्ड डॉलुओ सू सांशी तथा डेमन रैबिट डॉलुओ जियांग नानन की होंगी। सबसे आगे वो व्यक्ति जिसकी चमकती आंखें और 6 स्पिरिट सोल दिखाई दे रही थी, वो तो स्पिरिट पगोडा का संस्थापक प्रसिद्ध स्पिरिट आइज डॉलुओ हुओ यूहाओ ही था। किंवदंतियों में कहा जाता है कि उसका एक स्पिरिट सोल 10 लाख वर्षों का स्काई ड्रीम आइस वर्म था। उसके साथ साथ उस समय के 10 महान सोल बीस्ट्स में से 2 ग्लेशियल हेवन स्नो एम्प्रेस और फ्रॉस्ट जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी उसके स्पिरिट सोल थे। 100,000 वर्ष की आयु वाला आर्कटिक बेयर किंग और 8 पॉइंटेड फ्रोजन ग्रास भी उसके सोल्स में शामिल थे। निसंदेह वो उस समय का सबसे दैवी अस्तित्व था। दुर्भाग्यवश बीस्ट गॉड डी तियान के साथ उसकी स्वर्ग विधारक लड़ाई के बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। बीस्ट गॉड गायब हो गया और स्पिरिट आइज डॉलुओ और उसकी पत्नी ड्रैगन फ्लाई डॉलुओ भी लापता हो गए। शायद उसी पीढ़ी के अन्य श्रेक 7 मॉन्स्टर्स को ही उनके ठिकाने का ज्ञान हो।
मूर्तियों को देखते हुए तांग वुलिन को ऐसा लगा मानो वो स्वयं उन किंवदंतियों की दुनिया में प्रवेश कर गया हो। फिर उसने दाईं ओर की मूर्तियों को देखा। अगर बाईं तरफ 10,000 वर्ष पुरानी पीढ़ी है तो दाईं तरफ मूल श्रेक 7 मॉन्स्टर्स होने चाहिए। सबसे पीछे खड़ी थी सिविट डोलुओ झू झू चिंग, मूल श्रेक 7 मॉन्स्टर्स की सदस्य और तांग संप्रदाय की सह संस्थापक। उसके आगे थी निंग रोंगरोंग 9 ट्रेजर्स डोलुओ। कहा जाता है कि उन्होंने अपने 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा को विकसित कर 9 ट्रेजर्स ग्लेज्ड पगोडा बना लिया, जिसने संप्रदाय को 10,000 वर्षों की समृद्धि प्रदान की। अब ये रक्त परंपरा केवल एक प्राचीन कथा बनकर रह गई है। उसके आगे थे डिमोनिक फायर फीनिक्स डोलुओ मा होंगजुन, जिनकी फायरी फीनिक्स मार्शल सोल को सर्वोच्च श्रेणी का माना जाता था। उनके सामने खड़े थे फूड गॉड डोलुओ ऑस्कर। उसके चारों ओर घूमती हुई चीज तांग बुलिन को अचानक याद आया, हाँ, उसे बिग सॉसेज अंकल भी कहा जाता था। आगे खड़े उस राजसी प्रभाव वाले व्यक्ति को कोई भी पहचान लेता, व्हाइट टाइगर डोलुओ दाई मोबाई। कहा जाता था कि वो लंबे समय तक श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में सबसे शक्तिशाली था। अंत में तांग वुलिन की नज़र उन 2 दिव्य मूर्तियों पर पड़ी जो सबसे आगे खड़ी थीं। पहली, गुलाबी पोशाक में एक सुंदर युवती। उसके लंबे बिच्छू जैसे चोटीदार बाल और निर्मल मुस्कुराती आंखें इतनी जीवंत लग रही थीं मानो वो पत्थर नहीं, सचमुच जीवित हों। उसके सिर पर उभरते खरगोश के कानों ने उसकी पहचान स्पष्ट कर दी। वो थी सॉफ्ट बोन डोलुओ शियाओवू, तांग संप्रदाय की सह संस्थापक और श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के इतिहास में एकमात्र मानव रूप सोल बीस्ट। वो एक 100,000 वर्षीय सोल बीस्ट थी जिसने मानव रूप धारण किया और तांग संप्रदाय के संस्थापक की प्रेयसी बनी। जब उसकी पहचान उजागर हुई और लोग उसकी जान के पीछे पड़ गए तो तांग सान ने उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। परंतु जब वो मानव रूप में परिवर्तित होने वाली थी, उसने स्वयं बलिदान करके तांग सान की सोल रिंग बनने का निर्णय किया। यद्यपि तांग सान जीवित बच गए, पर वो केवल एक शव में बदल गई। दुख से व्याकुल तांग सान ने एक दुर्लभ औषधि से उसकी जीवन चिंगारी को बचाए रखा। दुनिया भर में अनगिनत कष्ट झेलकर और अपना एक हाथ काटकर उसकी सोल बोन लौटाने के बाद वो अंत में उसे पुनर्जीवित करने में सफल हुआ। ये करुण और रोमांटिक कथा अनगिनत हृदयों को आंदोलित कर देती है। यही कारण था कि मूल श्रेक 7 मॉन्स्टर्स सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। तांग वुलिन अन्यास ही एक कदम आगे बढ़ गया। उसकी बेह में एक अजीब सी गर्मी दौड़ने, मानो कोई उसे बुला रहा हो। फिर उसने अपनी नज़र सबसे आगे खड़े पुरुष पर डाली। लंबे नीले बाल, शांत और मधुर मुस्कान, बाएं हाथ में नीले सुनहरे रंग की घास और एक काला हथौड़ा, पीठ पर फैली 8 मकड़ी पैरों की भयानक जोड़ी और दाहिने हाथ में चमकता हुआ सुनहरा त्रिशूल, अतुल्य दिव्यता का प्रतीक। ये निश्चित था दाईं ओर की ये मूर्तियां तांग संप्रदाय के सारत्व से सबसे निकट थीं। सबसे ऊपर तांग संप्रदाय के संस्थापक 1000 हैंड्स डोलुओ तांग सान। तांग सान की मूर्ति देखते ही तांग वुलिन के हृदय में एक अनोखी अपनेपन और सुरक्षा की भावना उमड़ पड़ी। उसकी उबलती रक्तधारा शांत हो गई और अनजाने में ही उसके होठों पर मुस्कान खिल गई। इन 2 पीढ़ियों के श्रेक 7 मॉन्स्टर्स ने 2 युगों में 2 अनस्वर कथाएं रची। इन्हीं के कारण तांग संप्रदाय की ये कहावत जन्मी, हम सभी तांग संप्रदाय से हैं, हम जन्म से ही अद्वितीय हैं। ये 2 वाक्य बड़े अक्षरों में तांग संप्रदाय शब्दों के पास ही दीवार पर दर्ज थे। 3 बार प्रणाम करो। वू झांग शोंग की अचानक आई आवाज ने तांग वुलिन को सम्मोह से बाहर खींच लिया। तांग वुलिन ने सीधे खड़े होकर आसपास की मूर्तियों को निहारने की इच्छा को दबाया और दोनों ने एक साथ 3 बार झुककर तांग संप्रदाय के शब्दों को प्रणाम किया। उसके हृदय में गर्व उमड़ पड़ा, एक तांग संप्रदाय शिष्य होने का गर्व। ये है तांग संप्रदाय, 20,000 वर्षों की इतिहास संपन्न धरोहर। तीनों प्रणामों के बाद बूढ़े व्यक्ति ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। अब तुम दोनों मेरे साथ आओ। वो हमें हॉल के बाईं तरफ ले गया। वू झांग शोंग ने तांग वुलिन का हाथ थामते हुए धीरे से कहा, ये उद्यान तांग संप्रदाय के संस्थापक तांग सान द्वारा स्थापित किया गया था। ये यहाँ का सबसे पुराना स्थल है। 10,000 वर्ष पहले इसे किसी और ने छीन लिया था, पर स्पिरिटाइज डोलुओ हुओ युहाओं ने इसे वापस ले लिया और यहीं से तांग संप्रदाय को पुनर्जीवित किया। ये मुख्यालय नहीं है, लेकिन तांग संप्रदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष तांग संप्रदाय के कोर शिष्य यहाँ सम्मान प्रकट करते हैं। आज तुम यहाँ इसलिए आ सके हो क्योंकि तुम्हारी सदस्यता स्वीकृत हो गई है। मेरी सदस्यता स्वीकृत हो गई है? तांग वुलिन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। बूढ़ा व्यक्ति उन्हें साइड रूम में ले गया। कमरा सरल और शांत था, बस एक प्राचीन सी सुगंध फैलाने वाला लकड़ी का बिस्तर रखा हुआ था।
बूढ़े व्यक्ति ने तांग बुलिन की ओर देखा और बोला, बिस्तर पर बैठो। हाँ, तांग बुलिन कुछ समझ नहीं पाया। वू झांग शोंग ने कहा, ब्रांच मास्टर जाओ की बात मानो। ओह! तांग बुलिन ने जूते उतारकर बिस्तर पर बैठ गया और पद्मासन में बैठ गया। ब्रांच मास्टर जाओ भी बिस्तर पर चढ़ गए। उनके हाथ ने तांग बुलिन के कंधे को छुआ और तांग बुलिन को ऐसा लगा मानो वो तैर रहा हो। अगले ही क्षण वो उल्टी दिशा में बैठा हुआ था। जाओ उसके पीछे बैठ गए। ध्यान दो, अपने शरीर को ढीला छोड़ो, मन और शरीर दोनों को आराम दो। तांग बुलिन ने वैसा ही किया। तभी दो धाराएं, एक सशक्त और एक कोमल, उसकी पीठ में प्रवाहित हुईं। ये मिस्टीरियस हेवन मेथड है। उसके शरीर ने तुरंत उस विधि के मूल स्वरूप को पहचान लिया, लेकिन इतना प्रबल और विशाल सोल पावर उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मानो वो एक छोटी नाव हो और बूढ़े व्यक्ति का सोल पावर एक विशाल सागर।